हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल। तो आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, भी हमने जो लास्ट वीडियो के में बात किया था वो अमाइन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात की थी। और आई थिंक आपको ये जो भी हमारा टॉपिक था, आई थिंक वो समझ में आया होगा। तो प्लीज़ जो वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और चैनल पे कमेंट जरूर दे के जाएं, क्योंकि आपको पता है आपके एग्जाम भी आने वाले हैं और हम आगे से आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम अब दूर नहीं है, आप सभी को पता है। तो आई होप आपको जो वीडियो है वो पसंद आएगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो लास्ट वीडियो जो हुई है हमारी, उसके अंदर हमने जो बात की थी वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात की थी, भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस कैसे होता है। ठीक है ना। और जो हमारा जो एनिलीन होता है वो अच्छा है, एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग्स होता है। तो हमने सारी रिएक्शंस की बात की थी, सल्फोनेशन की बात की, नाइट्रेशन की बात की। ठीक है ना। और पूरा जो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो हमने डिस्कस किया। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं अमाइनी चैप्टर में, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ अमाइन। ये अमाइन जो है उसका बेसिक कैरेक्टर कैसे पता करते हैं। क्लियर। तो बेटा अगर मैं आपको सिंपल भाषा में पूछूं, भी जो आपका अमाइंस होता है, तो देखो, अ, अगर अमाइन की बात करें ना, तो देखो अमाइन में क्या होता है, हमारा NH2, इसको हम क्या बोलते हैं, अमाइन। ठीक है। तो अमाइन के पास में बेसिकली क्या, देखो यहाँ पे भी लोन पेयर है। और अगर मैं अमोनिया की बात करूँ, देखो अमोनिया से किसका फॉर्मेशन होता है, अमाइन का। ठीक है। तो अमोनिया, इसके पास भी लोन पेयर है। तो अगर इन दोनों की बात की जाए, और इन दोनों में आपसे मैं अगर आपसे पूछूं, बताओ बेटा इन दोनों में से कौन बेसिक करेक्टर, किसका बेसिक करेक्टर ज्यादा है, तो आप बता सकते हो मेरे को इनमें से किसका बेसिक करेक्टर ज्यादा है। तो आप एज यूजली बात की जाए ना, तो देखो नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर प्रेजेंट है, और यहाँ पे जो आपका अल्काइल अमाइन है इसमें भी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है। बट ये वाला जो आपका ग्रुप है, आर ग्रुप, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और आर ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो वो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज़्यादा इंक्रीज करेगा। और अगर वो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, तो एज कंपैरिजन टू अमोनिया, अमोनिया का जो लोन पेयर है उसके कंपैरिजन में जो ये वाला नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये ज़्यादा डोनेट कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है और नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। ठीक है। तो अगर आपको इन दोनों का बेसिक करेक्टर चेक करना है, या तो आप देखो डायरेक्टली पता कर सकते हो भी, यहाँ पे आपको पता ही भी सबसे ज़्यादा जो बेसिक करेक्टर होगा वो इसका होगा, सब्स्टिट्यूटेड अमाइन का। ठीक है ना। यानी यहाँ पे आर ग्रुप लगा हुआ और ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है। तो बेसिकली आप ये ऐसे भी बता सकते हो। दूसरी बात, आप क्या करवा दो, देखो अमाइन जो है या फिर अमोनिया जो है, अमोनिया के पास क्या है, लोन पेयर। तो ये इसको आप क्या कर दो, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम कैटायन बना दो। मतलब ये जो लोन पेयर है ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, NH4+। ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम कैटायन बना दिया। ठीक है। या फिर आप ये बोल सकते हो भी, जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है इसने क्या किया, H+ को एक्सेप्ट कर लिया। तो यानी ये क्या बन गया, एक कॉन्जुगेट एसिड बन गया। मतलब जो आपके अमाइंस होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, अच्छे लेविस बेस होते हैं। यानी ये अच्छे लेविस बेस है। तो हमने क्या कर दिया, इसको H+ को एक्सेप्ट, इसको क्या किया ना, जो अमाइन है इसको H+ एक्सेप्ट करवाया, और हमने क्या बना लिया, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम कैटायन बना दिया, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम कैटायन। ठीक है। यानी कॉन्जुगेट बेस बना दिया। और जो बेसिक करेक्टर होता है ना, जो बेसिक करेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, बेसिक करेक्टर जो है, जो बेसिक करेक्टर होता है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड। कंजुगेट एसिड जितना ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, कंजुगेट एसिड जितना ज्यादा स्टेबल होगा, बेसिसिटी क्या होगी उतनी ही ज्यादा होगी।
ठीक है। तो जैसे आपने अमोनिया का सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम कैटायन बनाया, वैसे आपका जो ये अल्काइल अमाइन है इसका क्या कर दिया हम, इसको इसके पास भी लोन पे रहो तो ये भी क्या कर लेगा, H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो यानी इसको भी हमने क्या बना दिया, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम बना दिया यानी यहाँ पे। तो अब क्वेश्चन आता है, और जो आपका अल्काइल अमाइन वर्सेस अमोनिया, अल्काइल अमाइन वर्सेस अमोनिया, भी अल्काइल अमाइन वर्सेस अमोनिया में कौन सबसे अच्छा बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। तो जैसा कि अभी अब मैंने आपको बताया भी, जब आप इसको सब्स्टिट्यूटेड कैटायन बनाओगे, यानी आपने कॉन्जुगेट एसिड बनाओगे, तो कॉन्जुगेट एसिड जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। और अगर इन दोनों की बात की जाए, तो इन दोनों की अगर बात की जाए, तो बेटा देखो, जो आपका अल्काइल अमाइन है, यानी देखो यहाँ पे जब मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे इसको मैंने हाइड्रोजन एक्सेप्ट करवाया, देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, और ऐसे ही जो आपका अमोनिया है, इसको मैंने क्या किया, इसको भी मैंने H प्लस एक्सेप्ट करा के कॉन्जुगेट एसिड बनाया। अगर इन दोनों की बात की जाए, तो इन दोनों में से प्लस चार्ज को स्टेबलाइज कौन कर रहा है, देखो यहाँ अमोनियम का आयन है, यहाँ पे तो कोई भी आपका इफेक्ट नहीं लग रहा मतलब, बट जो आपका ये आर ग्रुप है इसका क्या इफेक्ट होता है, ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है। और जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट लगेगा, उतना ये प्लस चार्ज कम होगा, यानी इसको ये ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है ना। तो इन दोनों की स्टेबिलिटी की बात की जाए, तो जो ये आपका अल्काइल अमाइन होता है, इसकी ये ये इसमें क्या आर ग्रुप इसको स्टेबलाइज कर रहा है नाइट्रोजन के पे जो प्लस चार्ज प्रेजेंट है। तो हम ये कह सकते हैं भी, जो आपका अल्काइल अमाइंस होता है वो अच्छे बेस होते हैं एज कम्पेरिजन टू अमोनिया। तो आपको आई थिंक रीजन भी पता लग गया होगा भी क्यों ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि आर ग्रुप क्या कर रहा है यहाँ पे, इस नाइट्रोजन पे जो प्लस चार्ज है उसको क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है ना। तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से ऐसा हो रहा है। तो इम्पोर्टेंट है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा भी बेसिक करेक्टर को कैसे चेक करते हैं, जो आपके ऑर्गेनिक बेस होते होते हैं। सबसे पहले आपको क्या करो, उनको H प्लस एक्सेप्ट करवा के कॉन्जुगेट एसिड बनाओ उसका, ठीक है। और कॉन्जुगेट एसिड बनाने के बाद में उसकी बेसिक करेक्टर को चेक करो, ठीक है। जो भी जितना ज्यादा कॉन्जुगेट एसिड स्टेबलाइज होगा, उतना ही अच्छा बेसिक करेक्टर होगा। क्लियर। तो यानी हम बात ये कह सकते हैं भी, ये जो आपका अल्काइल अमाइन है, इसमें जो आर ग्रुप है ये क्या कर रहा है, इस सब्स्टिट्यूटेड अमाइन को स्टेबलाइज कर रहा है एज कंपेरिजन टू अमोनिया। इसलिए ये एक अच्छा बेस है। तो अल्काइल अमाइन वर्सेस अमोनिया में कौन अच्छा बेस हो जाएगा, अल्काइल अमाइन एक अच्छा बेस हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट जो है, हम बात करने वाले हैं गैसेस फेज की भी। गैसेस फेज में हम स्टेबिलिटी को कैसे चेक चेक करेंगे, ठीक है। तो गैसेस फेज के अंदर हम कैसे चेक करेंगे, उसी की हम बात करने वाले हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा बेसिक करेक्टर हम कैसे चेक करते हैं। ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे हम जो बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं गैसेस फेज के अंदर बेसिसिटी को कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो गैसेस फेज में देखो, हम गैसेस फेज की बात करते हैं भी, गैसेस फेज में कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो गैसेस फेज, अगर गैसेस फेज की बात की जाए, तो गैसेस फेज के अंदर कैसे आप चेक करोगे बेसिसिटी के ऑर्डर को, ठीक है। तो गैसेस फेज की बात की जाए, तो गैसेस फेज में जो आपको बेसिसिटी चेक करनी है, तो गैसेस फेज में आप जो बेसिसिटी को चेक करोगे, वो प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग चेक की करोगे कि जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, उतना ज़्यादा बेसिक करेक्टर ज़्यादा होगा। क्लियर। तो यानी अगर मैं बात की प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस की, तो अगर मैं प्राइमरी अमाइंस लूँ, जैसे आपने अगर मैंने प्राइमरी अमाइंस लिया, ठीक है, और जो सेकेंडरी अमाइन की बात करें और टर्सरी अमाइन की बात की जाए,
तो कौन सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। तो प्लस आई इफेक्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जो टर्सरी अमाइन है, टर्सरी अमाइन की बेसिसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, जो टर्सरी अमाइन है उसकी बेसिसिटी ज़्यादा हो जाएगी। यानी टर्सरी अमाइन की बेसिसिटी ज़्यादा क्यों हो जाएगी, क्योंकि बेटा टर्सरी अमाइन के केस में देखो, प्राइमरी अमाइन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो प्राइमरी अमाइंस में क्या आपका एक ही ग्रुप लग रहा है। जैसे अगर इसको मैंने सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम कैटायन बनाया मैंने इसका, ये देखो प्लस चार्ज है तो इसको ओनली एक ही आर ग्रुप इसको स्टेबलाइज कर रहा है। सेकंड की बात करें, सेकेंडरी अमाइंस की बात की जाए तो सेकेंडरी अमाइंस में क्या हो रहा है, फिर सेकेंडरी अमाइंस की बात करें तो सेकेंडरी अमाइंस में आपके दो आर ग्रुप लगे हुए हैं, यानी ये दो आर ग्रुप क्या कर रहे हैं, यहाँ से इस नाइट्रोजन के चार्ज को स्टेबलाइज कर रहे हैं। बट अगर टर्सरी की बात कर की जाए तो टर्सरी वाले केस में क्या होगा, तीन तीन आर ग्रुप जुड़े हुए हैं और ये तीन तीन आर ग्रुप अपना प्लस आई इफेक्ट दिखा रहे हैं। तो यानी ये क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज को ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहे हैं, यानी कंजुगेट एसिड जो बनाया मैंने उसको ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा ये कॉन्जुगेट एसिड को स्टेबलाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी बेसिक करेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। तो यानी अगर आपको गैसेस फेज की बात की जाए तो गैसेस फेज के अंदर ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, जो गैसेस फेज है, तो गैसेस फेज में आपको ध्यान रखना है जो टर्सरी होगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी एज कंपैरिजन टू सेकेंडरी, फिर आपका प्राइमरी, और सबसे कम जो स्टेबिलिटी हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी, अमोनिया की। क्लियर। तो ये आपको ऑर्डर ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट ऑर्डर है भी। अगर आपको गैसेस फेज के अंदर ऑर्डर पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे, जो टर्सरी अमाइन है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कंपैरिजन टू सेकेंडरी, फिर उससे कम किसकी हो जाएगी, प्राइमरी, और सब उससे कम किसकी हो जाएगी, अमोनिया की। ठीक है, तो गैसेस फेज के अंदर आपको ये चेक करना है। उसके बाद अगर हम बात करें बे उसके बाद जो हमारा आता है, अगर हम सोल्वेशन इफेक्ट की बात करें, तो अगर पानी के अंदर आपको चेक करनी है स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, तो पानी की बात करें तो पानी के अंदर आप स्टेबिलिटी कैसे चेक करोगे, ठीक है ना। तो अगर मैं सोल्वेशन इफेक्ट की बात करूं, भी अगर आपको पानी के अंदर बेसिसिटी को चेक करना है तो पानी के अंदर आप बेसिसिटी को कैसे चेक करोगे, तो बेटा पानी के अंदर क्या होगा, देखो सोल्वेशन इफेक्ट का मतलब क्या है, मतलब देखो पानी के अंदर जैसे हम अमाइन को पानी में डालेंगे तो मतलब हम वहाँ पे सोल्वेशन इफेक्ट का मतलब है भी यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड करेगा। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना ही ज़्यादा अमाइन हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, तो यानी सोल्वेशन इफेक्ट की बात की जाए ना तो आपको क्या चेक करना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को चेक करना, मतलब जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना ही ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा अमाइन। तो अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करूं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, प्राइमरी अमाइन में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, सेकेंडरी में होगी या टर्सरी में होगी। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, जो प्राइमरी अमाइंस होगा उसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो प्राइमरी अमाइंस में क्या होगा, सबसे ज़्यादा जो आपका प्राइमरी अमाइंस होगा। ठीक है, तो प्राइमरी अमाइंस में आपके क्या है, देखो यहाँ पे दो दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका कंजुगेट एसिड बना लेना। तो मैं इसका देखो कंजुगेट एसिड बना लेता हूँ, तो ये हो गया कंजुगेट एसिड प्राइमरी अमाइन का। क्लियर, कैसे बनता है वो, भी जो आपका प्राइमरी अमाइंस है इस पे लोन पेयर है तो इसको आप क्या करा दो, H प्लस एक्सेप्ट करवा दो। तो H प्लस एक्सेप्ट करवाओगे तो ये बन जाएगा RNH3 प्लस, तो ये बन गया कॉन्जुगेट एसिड। तो कॉन्जुगेट एसिड बना दिया। ऐसे ही सेकेंडरी अमाइंस की बात करें तो सेकेंडरी अमाइंस में क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अमाइंस की बात करेंगे तो यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट एसिड ये हो जाएगा। और टर्सरी की बात करें तो टर्सरी में क्या हो जाएगा, टर्सरी में तीन लग जाएंगे आर ग्रुप। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एक्सटेंट ऑफ हाइड्रो बॉन्डिंग किसमें होगी, प्राइमरी में होगी। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये देखो यहाँ पे ये यहाँ भी ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डिंग होगी इसकी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इधर बात करें तो इधर भी OH2 के साथ बॉन्डिंग होगी, और नीचे की तरफ बात करें तो नीचे यहाँ नीचे की तरफ भी क्या होगी, ये OH2 यहाँ पे भी होगी इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यानी जो आपका सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम कैटायन है इसको सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन कर रहा है, यानी सबसे ज्यादा सोल्वेशन इफेक्ट किस में लग रहा है, प्राइमरी के अंदर, क्योंकि प्राइमरी में आपके तीन तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी में ओनली कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, दो हाइड्रोजन है, तो इसको ये दो स्टेबलाइज हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो यानी अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये आपका यहाँ से स्टेबलाइज हो रहा है OH2, और यहाँ से स्टेबलाइज हो रहा है, यानी यहाँ पे सॉल्यूशन इफेक्ट कम लग रहा है, और टर्सरी के अंदर तो बहुत ही कम लग रहा है। यहाँ तो आपका एक ही अमाइंस है, ये यहाँ से ही लग रहा है ये। ठीक है,
तो सोल्वेशन इफेक्ट की बात की जाए तो प्राइमरी की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद किसकी हो जाएगी, सेकेंडरी की, और सबसे कम किसकी हो जाएगी, टर्सरी की, और उससे कम किसकी हो जाएगी, आपकी अमोनिया की। तो आपको ध्यान रखना है, अगर सोल्वेशन इफेक्ट लग जाए तो प्राइमरी की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी एज कंपेरिजन टू सेकेंडरी और टर्सरी, क्योंकि प्राइमरी में क्या है, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। क्लियर। बट बेटा देखो एक्चुअली में क्या होता है यहाँ पे, कुछ तीन तरह के इफेक्ट लगते हैं, मतलब एक तो आपने देखा जैसे पीछे प्लस आई इफेक्ट है, दूसरा ये सोल्वेशन इफेक्ट है, तीसरा स्टीरिक हिंड्रेंस। तो इन तीनों को मिला दिया जाए ना, तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपका आर ग्रुप छोटा हुआ, अगर आपका आर ग्रुप छोटा है, सपोज करो आपका आर ग्रुप CH3 है, तो CH3 बेटा इतनी ज्यादा एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे इफेक्ट नहीं डालेगा, ठीक है ना। तो इन तीनों को अगर मिला दिया जाए, प्लस आई इफेक्ट को मिला दिया जाए, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट को मिला दिया जाए, दूसरा कौन सा है आपका, सोल्वेशन इफेक्ट हो गया, और तीसरा आपका कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इन तीनों को अगर मिला दिया जाए, तीनों सोल्वेशन इफेक्ट होगा, तीसरा होगा स्टीरिक इफेक्ट। तो इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो आपका अगर आर ग्रुप CH3 है, तो बेटा आपको ये वाला ऑर्डर फॉलो करना है, सेकेंडरी सबसे ज्यादा होगा, उसके उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद टर्सरी, फिर आपका हो जाएगा अमोनिया। तो यानी 213, यानी आप याद कर सकते हो 213 से याद कर सकते हो भी 213, ठीक है। भी अगर आपका आर ग्रुप CH3 हुआ तो आपका जो, ठीक है, तो अगर आपका आर ग्रुप, अगर आपका आर ग्रुप क्या हुआ, CH3, तो आप ये वाला ऑर्डर फॉलो करोगे, ठीक है। बट अगर आपका आर ग्रुप बड़ा हो गया, मतलब यहाँ पे इथाइल आ गया, प्रोपाइल आ गया, कोई ऐसा ग्रुप आ गया यहाँ पे, तो आपका जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंडरी, फिर टर्सरी, और फिर प्राइमरी, और फिर सबसे कम हो जाएगा अमोनिया। तो ये दोनों ऑर्डर आपको याद करने हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर इन तीनों इफेक्ट को मिला दिया जाए, मतलब आई इफेक्ट को मिला दिया जाए, सोल्वेशन इफेक्ट को मिला दिया जाए, और स्टेरिक इफेक्ट को भी मिला दिया जाए, तो सबसे ज्यादा अगर आर आर आपका CH3 ग्रुप हुआ, तो उसकी उसमें आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी जो अमाइन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद प्राइमरी, और सबसे उसके उसके बाद टर्सरी, और सबसे कम कौन हो जाएगा, अमोनिया। अमोनिया तो सबसे कम ही होगा। बट अगर आर ग्रुप बड़ा हो जाएगा ना, तो CH3 से अगर बड़ा है तो सेकेंडरी अमाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर टर्सरी, फिर प्राइमरी, और सबसे कम कौन सा हो जाएगा, अमोनिया ग्रुप। तो ये होता है सोल्वेशन इफेक्ट। सोल्वेशन इफेक्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखनी है, गैसेस फेज में आपने प्लस इफेक्ट के अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हर बार आता है यहाँ से क्वेश्चन, आपसे पूछा जाएगा भी बताओ, अगर आपका अल्काइल ग्रुप CH3 है तो कौन सबसे ज्यादा बेसिक होगा, अगर आपका अल्काइल ग्रुप इथाइल प्रोपाइल है तब कौन सबसे ज्यादा बेसिक होगा, अगर सोल्वेशन का इफेक्ट लग रहा है तो फिर कौन सबसे ज्यादा बेसिक होगा। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी भी, बेसिक करेक्टर आपको कैसे चेक करना है अल्काइल अमाइंस का। तो अल्काइल अमाइन तो बेटा सबसे ज्यादा बेसिक होते हैं, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। भी अगर अल्काइल अमाइंस की बात की जाए ना, तो अल्काइल अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक्स होते हैं, बेसिक होते हैं, ये तो आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है, ठीक है। भी जो आपके अल्काइल अमाइंस हैं या फिर एलिफेटिक अमाइंस हैं, ये तो सबसे अच्छे बेस होते हैं, ठीक है ना, एज कंपैरिजन टू अमोनिया, अगर हम अमोनिया का कंपैरिजन करें, ठीक है। और जो आपके अराइल अमाइंस है वो इनसे भी कम बेसिक होते हैं, अराइल अमाइंस, ठीक है। तो अराइल अमाइंस की बेसिसिटी यहाँ से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, भी जो अराइल अमाइंस हैं, अराइल अमाइन वर्सेस अमोनिया, अगर इसकी बात की जाए तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर मैं अराइल अमाइन वर्सेस अमोनिया की बात कर लूँ तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो बेटा अराइल अमाइंस वर्सेस अमोनिया की बात करेंगे तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो बेटा देखो अराइल अमाइन की बात करें, जैसे अगर मैं यहाँ पे एनिलीन लूँ, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे एनिलीन ले लिया, यहाँ पे अगर मैंने एनिलीन ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने अमोनिया ले लिया, और अगर से मैंने पूछा बताओ बेटा इन दोनों में से कौन सबसे अच्छा बेसिक करेक्टर किसका ज्यादा होगा, तो बेटा इन दोनों में अगर आपको बेसिक करेक्टर को चेक करना है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, अमोनिया का बेसिक करेक्टर ज्यादा होगा, और उसका रीजन भी आई थिंक आपको पता होगा, ठीक है। अगर आपको इसका रीजन पता है तो बताओ कमेंट बॉक्स में इसका रीजन क्या है।
तो बेटा देखो, अमोनिया के पास जो लोन पेयर प्रेजेंट है ना, अमोनिया के पास जो लोन पेयर है वो इजिली अवेलेबल हो जाएगा डोनेशन के लिए, ठीक है। बट अराइल अमाइंस की बात करेंगे ना, तो अराइल अमाइन के अंदर जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो क्या है, वो रिंग के साथ कंजुगेशन के अंदर है। देखो ये जो लोन पेयर है ना, ये इस बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में, मतलब ये रिंग के अंदर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये रेजोनेंस करेगा। तो जब ये रेजोनेंस करेगा ना, तो ये इजिली अवेलेबल नहीं होगा बेसिक करेक्टर, क्योंकि यहाँ पे इजिली अवेलेबल ही नहीं होगा, तो बेसिक करेक्टर ऑब्वियस सी बात है कम शो करेगा ये। समझ में आ रहा है? तो यानी अमोनिया और अराइल अमाइंस की बात करें तो कौन अच्छा बेस है? अमोनिया एक अच्छा बेस होगा एज कम्पेरिजन टू अराइल अमाइन। तो उसका रीजन भी आपको पता लग गया कि देखो, अगर आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे अमोनिया एनिलीन की, तो यहाँ पे देखो ये 5 रिंग बनाएगा, क्योंकि ये नाइट्रोजन है, इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा, लोन पेयर कहाँ जाएगा, रिंग के अंदर जाएगा, ठीक है। जैसे ये रिंग के अंदर जाएगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। यानी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी, कुछ ऐसा दिखेगा ये, कुछ ऐसा दिखेगा। ये डबल बॉन्ड लोन पेयर की तरह आ जाएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और NH2 पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, ये जो लोन पेयर है ये यहाँ से यहाँ पे जाएंगे और ये यहाँ पे आ जाएगा। तो यानी यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाई देगा ये, ठीक है। यानी यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव, सॉरी यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये आगे फिर फर्दर जाएगा और ये आपका इधर आ जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इधर, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा NH2 प्लस। उसके बाद फाइनली क्या बन जाएगा यहाँ पे, फाइनली देखो ये जो इस ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएंगे और जो ये डबल बॉन्ड था यहाँ पे टूट जाएगा ये, यानी ये फर्दर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर। तो यानी यहाँ पे बेसिकली आपको क्या देखने को मिलेगा, ये स्ट्रक्चर दोबारा से बन जाएगी, यानी NH2 पे लोन पेयर आ जाएगा। तो यानी यहाँ पे देखो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, और जो जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है आपका मोलिक्यूल उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। समझ में आ रहा है? तो यानी अर्का जो अगर आपको अल्काइल अराइल अमाइन वर्सेस अमोनिया का कंपैरिजन आ जाए तो अमोनिया विल बी मोर स्टेबल, ठीक है। और अगर एनिलीन, और देखो अगर आपको पता है यहाँ पे अगर इसको एनिलीन को मैं H प्लस एक्सेप्ट करवा दूं तो यहाँ बन जाएगा एनिलीनियम आयन। और एनिलीनियम आयन जो होता है वो आपका क्या होता है, जो एनिलीनियम आयन है वो आपका, जो एनिलीनियम आयन है, ठीक है ना, ये ओनली इसकी दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, क्योंकि देखो एक तो यहाँ से क्या करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर और ये बॉन्ड इधर, यानी इसकी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही बन रही है एनिलीनियम आयन की। एक स्ट्रक्चर आपको ये देखने को मिल जाएगी इसकी एनिलीनियम आयन की, यहाँ पे जो NH3 प्लस है, ये जो अंदर के बॉन्ड्स हैं ये शिफ्ट हो जाएंगे, इसकी तो दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है। बट देखो जो एनिलीन है उसकी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है। तो अगर आपको एनिलीन और एनिलीनियम आयन में कंपैरिजन करना पड़े तो जो एनिलीन होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपैरिजन टू एनिलीनियम आयन, क्योंकि हमें पता है एनिलीनियम आयन में ओनली दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, तो वो लेस स्टेबलाइज है एज कंपैरिजन टू एनिलीन, ठीक है। तो जो आपके अराइल अमाइंस होते हैं वो उनका बेसिक करेक्टर कम होता है एज कंपैरिजन टू एलिफेटिक अमाइंस, क्योंकि एलिफेटिक अमाइंस के आपके रेजोनेंस से स्टेबलाइज हैं, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है बेसिक करेक्टर के बारे में। और एग्जाम में क्वेश्चंस जो आएगा वो यहीं से आता है कि आपसे पूछा जाएगा भी एलिफेटिक अमाइंस और एरोमेटिक अमाइंस में कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, और स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको ये ऐसे ही ध्यान रखना है, क्लियर। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरा जो चैनल है उसको आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कोई क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे C65CH2NH2, ठीक है, और C65NH2 और CH3NH2। अगर यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूँ बताओ बेटा इनमें से तीनों में से कौन सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका मिथाइल अमाइन होगा वो ज़्यादा बेसिक होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई फैक्टर लग रहा है, ठीक है ना। यहाँ तो ये एनिलीन है, एनिलीन तो सबसे लेसली स्टेबल हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये प्राइमरी अमाइन है,
बेंजाइलिक अमाइन भी बोल सकते हैं इसको। यानी ये फर्स्ट पोजीशन पे क्या होगा, मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, मिथाइल अमाइन। उसके बाद सेकंड पोजीशन, जैसे आपका अगर ये फर्स्ट है, अगर ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो यानी जो आपका फर्स्ट वाला है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर आपका थर्ड वाला होगा और सबसे कम कौन हो जाएगा, सेकेंडरी अमाइन। क्लियर। तो ये बेसिक करेक्टर के बारे में हमने बात की भी, बेसिक करेक्टर को कैसे चेक करते हैं। इसके अलावा बेटा देखो, अगर रिंग वाले रिंग, अगर जैसे एनिलीन है, तो एनिलीन पे हमें पता है यहाँ पे अगर कोई आर ग्रुप लग जाए तो आपको ध्यान रखना, अगर आर ग्रुप आपका कोई ऐसा है जो डोनेटिंग है, जैसे आपका OH CH3 हो गया, CH3 हो गया, ठीक है, NH2 होगा, कुछ ऐसे ग्रुप लगे हुए हैं ना, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे। और अगर ये रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे तो ये नाइट्रोजन रिंग के अंदर नहीं जाएगा और यहाँ पे ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा, बेसिक करेक्टर बढ़ जाएगा। बट अगर आर आपका ऐसा लोग कोई ग्रुप हो जैसे जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला हो, जैसे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, आपके हाइलोजेंस हो गए, ठीक है ना, इसके अलावा जैसे NO2 हो गया, कुछ ऐसे ग्रुप लग जाए रिंग के साथ में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहे हैं, तो उसके बेसिस पे आपके जो बेसिसिटी हो जाएगी ना वो अलग हो जाएगी। ठीक है। तो ये भी आपको एक्चुअली में पढ़ना है, इसके बारे में भी। अगर कोई ग्रुप लग जाए जो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा हो या फिर माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा हो, तो फिर उसके बेसिस पे आपको बेसिसिटी को कैसे चेक करना है। ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये वाला मॉलिक्यूल है, इन दोनों के अंदर बेसिक करैक्टर किसका ज्यादा होगा। तो अगर इन दोनों की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, जो पैरा ग्रुप है इस पे आपका क्या लगा हुआ है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, प्लस आर इफेक्ट भी लग रहा है, यानी ये वाला जो है वो रिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। बट ये वाला जो आर ग्रुप है, देखो यहाँ पे ये मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है, और मेटा पोजीशन पे ओनली क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। ठीक है, प्लस आर इफेक्ट यहाँ पे डोमिनेट नहीं करेगा, यानी पैरा पे आपके दोनों इफेक्ट डोमिनेट कर सकते हैं, बट यहाँ पे ओनली प्लस आई इफेक्ट डोमिनेट करेगा। तो इन दोनों की बात करें, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। समझ में आ गया। और अगर मैं कोई जैसे मैंने लिया पैरा नाइट्रो एनिलीन, यहाँ पे मैंने ले लिया पैरा नाइट्रो एनिलीन, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप इधर लगा दिया, और एक आपका ये वाला मैंने ले लिया NH2 ग्रुप यहाँ लगा के, और एक मैंने ले लिया मेटा नाइट्रो एनिलीन। अगर इन दोनों की बात करें तो कौन सबसे ज्यादा बेसिक नेचर शो करेगा। तो बेटा जो नाइट्रो ग्रुप होता है उसका हमारा क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है, और माइनस आर इफेक्ट भी शो करता है। तो यानी इन दोनों की बात करें ना, तो देखो पैरा पे तो ये क्या कर रहा है, ये माइनस आई भी लगा रहा है, माइनस आर भी लगा रहा है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। बट यहाँ पे मेटा पे रेजोनेंस का इफेक्ट तो लगेगा नहीं, माइनस आर तो लगेगा नहीं, मतलब यहाँ पे ओनली कौन सा लगेगा, कि जो आपका ये वाला ग्रुप है ना, यहाँ पे ओनली माइनस आई इफेक्ट लगेगा, तो इसके कंपैरिजन में तो कम लगेगा, तो ये वाला ज्यादा बेसिक होगा। तो ऐसे आपको देखो ये कुछ ग्रुप्स लगे, अगर आपको कोई रिंग के ऊपर ग्रुप मिल जाए ना, OCH3 मिल जाए, CH3 मिल जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाए, हाइड्रोजन मिल जाए, तो आपको बेसिसिटी कैसे चेक करनी है, तो ऐसे आप बेसिसिटी को चेक कर सकते हो। 11th क्लास के भी अंदर GOC के अंदर ये चीजें सिखाई जाती है। ठीक है ना। तो बेसिक करेक्टर ऑफ माइंड में आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक करेक्टर में आपको यही चीजें पढ़नी है भी, प्लस आई फैक्ट के अकॉर्डिंग गैसेस फेज के अंदर जो आपका सोल्वेशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, दूसरा आपको ये पढ़ना है। तीसरा, अगर आर ग्रुप छोटा होगा तो ऑर्डर कौन सा होगा, जैसे मैंने अभी बताया आपको 213 ट्रिक से याद कर सकते हो। और आर अगर आपका CH3 से बड़ा होगा तो 231 वाला जो ये वाला है ये याद कर सकते हो। इसके अलावा कुछ आपको पढ़ना है, जैसे अल्काइल अमाइन वर्सेस अमोनिया, ठीक है, अराइल अमाइन वर्सेस अमोनिया, ये आपकी NCERT में भी देखने को मिल जाएंगे। तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना ही करना है। ठीक है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अगर पसंद में आई हो तो शेयर कर दो अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। और चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो। ठीक है। हाँ, थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।
आगे हम आपके लिए और अच्छी अच्छी और भी वीडियो लाने वाले हैं इसी चैप्टर से। जैसे अभी हम अमाइन के टेस्ट के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। डाइजोनियम साल्ट को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्दर आप मेरे चैनल पे जुड़े रहिए, आगे हम फर्दर ही आपके लिए वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।